करेंगे 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव की। आखिर किस रुख ये चुनाव बैठेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने में कामयाब होगी या समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस या आरएलडी का गठबंधन जो हो चुका है या आने वाले वक्त में होता दिखाई देगा वो कामयाब होता दिखाई देगा? न्यूज रूम में हमारे काफी साथी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मलूक हमारे साथी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। मलूक जी बताइए, अगर 2022 में किसानों का मुद्दा या बेरोजगारी का मुद्दा या आने वाली जिस तरह के कोरोना के लक्षण देश में प्रभावित होते नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा बड़ा रहेगा? उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है और किस मुद्दे के साथ जनता जाएगी? देखिए भाई शाहनवाज सर, सबसे पहले तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि किसान मुद्दा, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन था, किसान आंदोलन जो चल रहा था वो केंद्र सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा था। जो किसान इसमें देश भर के किसान जुड़ रहे थे, उनका राज्य सरकारों से कोई लेना देना नहीं था। उत्तर प्रदेश के आने वाले किसानों का योगी जी से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि किसानों का जो आंदोलन था वो केंद्र सरकार के लिए था। केंद्र सरकार की जो नीति थी उस नीति के खिलाफ ये आंदोलन था। लेकिन इस आंदोलन को हमें समझने के लिए जब हम उत्तर प्रदेश के अंदर जाते हैं, इस आंदोलन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन का असर क्या हुआ, मैं सबसे पहले तो मैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार हैं उन लोगों से मेरा ये सवाल है कि जब आंदोलन जो था केंद्र सरकार के लिए आंदोलन था, तो ये आंदोलन चलते चलते किसान योगी जी के खिलाफ क्यों पहुंचे? इसमें समझने की बात ये भी है कि डबल इंजन की सरकार कही जाती है, यानी कि केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान अगर मांग कर रहा है केंद्र से, उसका असर उत्तर प्रदेश में जहां पे भारतीय जनता पार्टी रूलिंग कर रही है उस पर असर होगा। देखिए, बिल्कुल आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, लेकिन किसान जब अपना आंदोलन लेकर अपनी सभाएं लखनऊ के लिए पहुंच रहे थे, तो ये उत्तर प्रदेश से ये आवाज़ निकली थी कि ये जो है राज्य की राजधानी है, ना कि दिल्ली प्रदेश की राजधानी है। ये किसानों को जो डराने का प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो किसानों को डरा के धमका के किसानों के खिलाफ जो कार्टून बनाए गए हैं, जहां अन्नदाता अपनी बात को लेकर उत्तर प्रदेश में पहुंच रहे थे और वहां उनके कार्टून बनाए जा रहे हैं, ये केंद्र सरकार ने नहीं किया था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो होती है उत्तर प्रदेश यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई थी। तो मेरी बात में मुकम्मल हो जाने दीजिए कि ये जो था, ये जब योगी जी इस नीति को अपने पास लेके आए कि किसान कहीं ना कहीं के योगी जी के खिलाफ जो हुई है, इस नीति के खिलाफ योगी जी से इस नीति के खिलाफ हुई है। और दूसरी बात, आप बेरोजगारी की कर रहे हो, की बात भी करेंगे, आपसे भी बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का रुख आखिर क्या होगा। हमारे साथ नवीन जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपसे समझने का प्रयास करेंगे, उत्तर प्रदेश की अगर सियासत की बात की जाए, राजनीति की बात की जाए, क्या राम मंदिर असर करेगा, क्या कृषि आंदोलन असर करेगा, बेरोजगारी असर करेगी? आखिर कहां जाकर उत्तर प्रदेश का चुनाव ठहरता है? शहनवाज, राम मंदिर मुझे लगता है बीते दिनों की बात हो गई है। इस बात को बीजेपी भी बखूबी जानती है, क्योंकि मौजूदा दौर में जनता के सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे पार बीजेपी को पाना होगा। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी इस कदर हावी हो गई है, युवाओं के पास काम नहीं है। कोरोना काल के बाद कई जो युवा हैं वो बेरोजगार रखे हैं, कई लोगों के धंधे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। तो कई तरह की समस्याएं लोगों के सामने हैं। दूसरी ओर जो विपक्षी दल हैं वो लगातार इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जो मौजूदा सरकार है उन्होंने इन मुद्दों पर कोई काम नहीं किया। दूसरी ओर महंगाई को लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर है। अगर बात की जाए यूपी सरकार की, तो यूपी सरकार भी अच्छी तरह जानती है कि इस बार के चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। दूसरी ओर अगर किसान मुद्दे की बात की जाए, तो किसान मुद्दे को लेकर भी सरकार की एक मंशा थी कि शायद पीएम मोदी के ऐलान के बाद किसान पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो तस्वीर भी फिलहाल बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। एक और बड़ा मुद्दा यहाँ पर मेरे समझ से होने वाला है, जो कृषि कानून वापस करे हैं। अब राकेश टिकैत या जितने भी किसान नेता हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी पे भी कानून लागू किया जाए। आपको लगता है ये कृषि कानून जो वापस हुआ है, इससे बीजेपी थोड़ा फ्रंट फुट पर आएगी और अदर पार्टियों को इससे नुकसान होगा? शहनवाज, बीजेपी के लिए थोड़ी राहत बड़ी खबर इसीलिए है क्योंकि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं हुए थे तो कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पे बीजेपी नेताओं को गांव वालों ने अंदर घुसने तक नहीं दिया, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, उनको भगाया गया। तो जब से ये कृषि कानून बिल वापस हुए हैं, कम से कम जो बीजेपी के नेता हैं जो फील्ड में उतर रहे हैं, उनके मन में वो अब खतरे का भय नहीं है और कहीं ना कहीं वो राहत की सांस ले रहे हैं। अब बात की जाए कि दूसरे दलों को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा,
तो अभी भी जो मौजूदा तस्वीर बनी हुई है तो किसान अभी भी अड़े हुए हैं, वो एमएसपी पे गारंटी की बात कर रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या मोदी सरकार इस एमएसपी गारंटी पर भी कानून बनाए, क्योंकि संसद का सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, सबकी निगाहें उस सत्र में टिकी हुई हैं कि आखिर पीएम मोदी उस सत्र में क्या कुछ ऐसा कर पाएंगे कि 2022 का रण जो यूपी में होना है, जो उत्तराखंड में होना है, या 3 राज्यों में और जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो सीधा असर, सीधा संदेश संसद से देने की पूरी तैयारी में शायद मोदी सरकार है। नवीन जी, आपसे और भी बात करेंगे, और भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ एक और साथी जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है तो 2022 का जो चुनाव है वो आपको लगता है कि बंगाल चुनाव जैसा होगा, या फिर कृषि कानून वापस हो चुके हैं, इसकी वजह से बीजेपी इस चुनाव में आगे दिखाई देगी? नहीं, कृषि कानून वापस हो चुके हैं, बीजेपी कभी भी आगे नहीं दिखाई दे सकती, क्योंकि किसानों को जितना परेशानी उठाना पड़ा, जितना प्रॉब्लम हुआ, जितने किसान मर गए हैं, और ये 1 साल बाद कृषि कानून वापस लिए हैं। अगर ये बहुत पहले वापस ले लिए होते तो मतलब ये संभावना होती, किसान उनके प्रति मतलब रूबरू होते, उनको हम सपोर्ट करें, लेकिन ये अब जाके वापस किए हैं। इतना ज़्यादा परेशानी, इतना मुसीबत, कितने किसान मर गए हैं, तो और ये लखीमपुर में खीरी में जो घटना हुआ, तो इस वजह से ये किसान कभी इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। और दूसरी बात, 2022 में युवा पीढ़ी को लेकर भी इन्होंने कुछ किया नहीं। आज सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन युवा क्या है, बहुत ज़्यादा बेरोजगार है। आज जो आवास मिला है, कई जगह शहरी आवास मिला है, मोदी जी ने ये सूचना अमेरिका तक दे दिया। अगर वही झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को अगर एक सरकारी नौकरी मिली होती तो सर 5 किलो राशन का जो लोग इंतजार करते हैं। नौकरी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि हमने काफी रोजगार दिए उत्तर प्रदेश के अंदर। सर ये बताइए, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होने से पहले निरस्त हो जा रही है। अभी हाल ही में जो क्या बोलते हैं टीईटी का पेपर, क्या बोलते हैं, अभी हुआ ही नहीं, तब तक निरस्त हो गया, मतलब लीक हो जा रहा है। कोई भी परीक्षा हो रही है तो पहले पेपर लीक हो जा रहा है। ये तो हर सरकार में होता था, हर सरकार में नहीं होता था। इन्होंने जो भर्ती कराई है, यो अखिलेश यादव के सरकार का था, जो चाहे आप शिक्षक भर्ती ले लीजिए, चाहे यूपीपी का ले लीजिए, जो भी था, उसमें भी इतना टाइम में लगा दिए। बाकी क्या कौन सी सरकारी नौकरी दिए हैं? और देखिए, भारत एक सर युवा पीढ़ी देश है, और युवाओं के साथ जो नुकसान हुआ है, युवा ही 2022 का रण तय करेंगे। यानी कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से रहने वाला। और भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी रहेगी या फिर कृषि कानून, या और भी तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दे हैं। राघव हमारे साथ जुड़े हैं। राघव, आप बताइए कि आने वाले चुनाव यानी कि 2022 के अंदर किस तरह का माहौल आप देखते हैं, और किसकी जीत या कहें किसकी सत्ता 2022 में बनने जा रही है? सीधी बात तो यही कि यूपी सरकार में सबसे ज़्यादा योगी का जो भी परचम है, किसानों का रूट बदल चुका है। पहले जो किसान बीजेपी को सपोर्ट करते थे, लेकिन कृषि कानून के आने के बाद कहीं ना कहीं किसानों का मन भटका है उस लेकर। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का हो गया है। आज के टाइम पे पेट्रोल 100 से ऊपर है, डीजल 100 से ऊपर है, और खाने का तेल भी आप देख सकते हैं। महंगाई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे है युवाओं का रोजगार। आज के टाइम पे युवा बढ़ते जा रहे हैं। युवाओं में जो देखें कि एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा हो चुका है। एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं करते, हर जगह एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन जब पढ़ाई करने के बाद युवा बाहर निकलता है, कॉलेज से बाहर निकलता है, तो सोचता है कि चलो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी, लेकिन जॉब निकलती नहीं है। ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, ना गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, तो युवा करेगा क्या पढ़ के? यानी कि आपका कहना ये है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहेगा, कृषि कानून उससे छोटा मुद्दा है, या उसी के समक्ष आप उस मुद्दे को भी रखते हैं? दोनों मुद्दे कहीं ना कहीं बराबर रहेंगे। कृषि कानून भी एक मुद्दा है, लेकिन वो मुद्दा वापस अभी केंद्र सरकार ने उसको कृषि कानून वापस ले लिया है, तो कहीं ना कहीं किसानों को इसमें कहीं ना लाभ होगा। किसान जो चाहते थे, किसानों को वो चीज़ मिल चुकी है। लेकिन युवा आज के टाइम पे क्या चाहता है, सामान्य परिवार क्या चाहता है, जो मध्यम परिवार जो परिवार है, वो सबसे बड़ा आज जो जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। चलिए, और भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बसंत हमारे साथ जुड़े हैं। बसंत, आखिर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 2022 का चुनाव, वो आप किस रुख देखते हैं, किस तरह से परिवर्तन होगा, और क्या कुछ आगे चलकर घटनाएं घट सकती हैं? देखिए, हम सभी जानते हैं कि किसान जो है आंदोलन कर रहे थे, उसको 1 साल पूरा हो चुका है, और किसानों की सबसे बड़ी प्रमुख मांग ये थी कि जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस किया जाए। ठीक है, और यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने ऐसा ही किया, अपना ट्रम्प कार्ड खेला, 3 कृषि कानूनों को वापस भी लिया। अब वापस लेने के बाद जो है किसान अड़े हुए हैं कि एमएसपी पर कानून बनाइए। इस पर बीजेपी सरकार ने सीधा कहा है कि एमएसपी पर हम आपको एक टीम गठित करके दे देते हैं, और कानून की बात बाद में करेंगे। इसके बाद किसानों ने कहा कि हमें बैठक कोई नहीं चाहिए और कोई कमेटी का गठन नहीं चाहिए, हमें एक कानून चाहिए। और अगर किसानों की बात करें तो किसानों ने पूरा 1 साल अपनी ही चुनी हुई सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, जो एक बहुत बड़ी बात है।
ठीक है। और कोरोना महामारी के बीच में अपने घर से दूर सर्दी गर्मी वर्षा की ऋतु को उन्होंने झेला है। और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है। अगर किसान इस समय सोच रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं उनकी आधी अधूरी मांगों पर मोहर लगाती नजर आ रही है, अगर बीजेपी ने किसानों की एमएसपी की और जो मुकदमे वापसी की मांग थी उनको नहीं माना, तो मैं मानता हूं कि किसान कहीं ना कहीं बीजेपी को आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में आईना दिखाने का काम करते हैं। आपको लगता है जिस तरह से बंगाल के अंदर पूरी केंद्र की कैबिनेट, अधिक से अधिक मुख्यमंत्री, तमाम नेता बंगाल के अंदर गए, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी को हरा नहीं पाए, आपको लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर इतना कोई मजबूत विपक्ष का नेता है जो बीजेपी को टक्कर दे? देखिए, जैसा कि बीजेपी अपने ट्रम्प कार्ड लगातार खोलती जा रही है, पहले जेवर एयरपोर्ट हमने देखा, उससे पहले मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति योगी राज में लाई गई उसको हमने देखा, और अब जो है कृषि कानूनों की वापसी को हमने देखा। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय बीजेपी के खिलाफ और कोई पार्टी इतनी मजबूत है उत्तर प्रदेश में। बाकी जनता जनार्दन है, जनता का फैसला होगा कि किसकी सरकार यूपी में बन पाएगी। नवीन जी, अगर आपसे समझने का प्रयास करें तो जेवर एयरपोर्ट की बात की जाए, कहा जा रहा है कि 1 लाख रोजगार जो है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा, आने वाले दिनों में और अच्छी नौकरियां दी जाएंगे, काफी वादे किए जा रहा है। इस बार जनता उन वादों के लालच में आएगी? बिल्कुल शहनवाज, चुनाव से पहले कई तरह की योजनाओं का जो है शिलान्यास और लोकार्पण सरकार कर रही है। मकसद यही है कि जनता को साधा जाए, और सबसे ज्यादा टारगेट पे सरकार की युवा है, क्योंकि युवा इस समय बहुत परेशान है। और जो जेवर एयरपोर्ट की बात की जा रही है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर एयरपोर्ट डेवलप होता है तो उसके आसपास कई तरह की जो रोजगार की उम्मीदें हैं वो बढ़ जाती हैं, जिससे युवाओं को कनेक्ट किया जा सकता है। दूसरी ओर जो कांग्रेस है या जो विपक्षी और दल है, चाहे सपा है, बसपा है और आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी रण में है, तो ये सभी दल मिलकर हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी तस्वीर निकल के सामने आए कि ये सभी दल मिलकर एक गठजोड़ बना लें, एक गठबंधन कर लें, क्योंकि कैसे ना कैसे बीजेपी सरकार का जो विजय रथ है उसको रोकने की फिराक में सभी दल हैं। तो आने वाले दिनों में शायद कुछ ऐसी तस्वीर निकल सकती है। गठबंधन की बात की, 2014 के चुनाव से लेके आज 2021 में हम मौजूद हैं। गठबंधन आपने भी देखे कितने कितने बड़े गठबंधन हुए। 2019 के अंदर उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ, शायद इससे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में दूसरा हो नहीं सकता। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश से ही 60 से 65 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई और अपनी सरकार बनाई। वो वक्त याद करना पड़ेगा कि उस समय मोदी की लहर चली थी, यानी कि पीएम मोदी की लहर चल रही थी बहुत जोर से, लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसी कोई लहर दूर दूर तक कहीं दिखाई दे नहीं रही फिलहाल जो मौजूदा वक्त है। दूसरी ओर अगर हम गठबंधन की बात करते हैं तो गठबंधन अगर ये लोग नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा भी इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो बीजेपी का कैडर वोटर है वो बीजेपी के पाले में ही है, वो पाला बदलने वाला है नहीं। लेकिन अगर जो विपक्षी दल हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो जो अदर सीटें हैं या जो अदर वोटर है वो भी डिवाइड हो जाएगा, तो इससे विपक्ष का कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी और मजबूत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसी रणनीति को साधने के लिए शायद गठबंधन किया जा सकता है। लेकिन नवीन जी, अगर बात की जाए गठबंधन की, तो आपको लगता है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो मजबूती दूसरे पक्ष को दे सकती है, यानी कि विपक्ष में मौजूदी ला सकती है, मजबूती ला सकती है? क्या कांग्रेस बीएसपी के साथ आए, या कांग्रेस सपा के साथ आए, या सपा बसपा के साथ जाए? गठबंधन हो किस तरह का? गठबंधन की तस्वीर जो निकल के सामने आ रही है, कांग्रेस को अभी सबसे पीछे रखा गया है। पीछे इसलिए रखा गया है कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो इतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी ओर सपा बसपा, उन दोनों में गठबंधन होने की उम्मीदें फिलहाल कम है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि राजनीति का पहिया जैसे जैसे आगे घूमता रहेगा और 2022 का स्टेशन नजदीक आता रहेगा तो उस रेलगाड़ी में डिब्बे जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल, रेलगाड़ी में डिब्बे कितने जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार बना पाएगी? हमारे साथी मौजूद हैं, इनसे लगातार हम बात कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या 2022 में सरकार दोबारा भारतीय जनता पार्टी बना पाएगी? योगी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में और साधा जा सकता है कि जिस तरह के विपक्ष कमजोर दिखाई दे और आने वाले वक्त में आपको सांप्रदायिक माहौल जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा? सबसे बड़ा मुद्दा था योगी जी के पास में राम मंदिर का। राम मंदिर के बनने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदू जो कार्ड था वो खेल लिया है। सेकंड मुद्दा उनके पास था कृषि कानून का, वो भी उन्होंने कृषि कानून को वापस लेने के बाद वो कार्ड खेल लिया। तीसरी बात करेंगे रोजगार का और महंगाई का।
कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में अभी सभी गठबंधन कर रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के साथ उनके चाचा खुद गठबंधन में आ गए हैं, लेकिन जैसे अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। राम मंदिर का निर्माण या कहें कि फैसला आने के बाद तो पहला चुनाव है ना, इसका किस तरीके से उन्होंने बहुत प्रभाव पड़ेगा, इसके बहुत प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो भी हिंदूवादी सोच और राम मंदिर की जो आस्था रखते हैं राम जी में सभी आज के टाइम पे, तो सबसे बड़ा लोगों के माइंड में ये रहेगा कि योगी सरकार है तो हिंदुओं के लिए बहुत कुछ अच्छा करेगी। लोगों के माइंड में ये बातें हैं अभी भी। कहीं ना कहीं रोजगार और महंगाई के मुद्दे को अलग रख के लोग ये सोचते हैं कि यदि हिंदू को बचाना है, यदि हिंदुत्व को बचाना है तो योगी जी को आगे करें। लोगों के माइंड में भी ये बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये नहीं सोचते कि महंगाई और कृषि कानून के साथ में अभी जितने स्तर से बेरोजगारी बढ़ी है वो मुद्दे अभी साइड में हो गए हैं इस टाइम पे। लेकिन आने वाले टाइम में अखिलेश यादव ने छोटी पार्टियों को साधना शुरू कर दिया है, जैसे ओबीसी की पार्टी है, एसटी जैसे भी बहुजन समाज पार्टी में छोटी छोटी पार्टियों को उन्होंने साधना चालू कर दिया है। और आने वाले टाइम पे अखिलेश यादव ने मना करा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बैक में रह के, किंग बोलते हैं ना कि पीछे से रह के वो पूरा गेम चला रहे हैं। आज के टाइम पे वही कर रहे हैं अखिलेश यादव। आने वाले टाइम पे अखिलेश यादव योगी जी को टक्कर दे सकते हैं। आप भी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष का कोई चेहरा होगा तो वो अखिलेश यादव ही होने वाले हैं। अखिलेश यादव क्या इस बार विपक्ष का एक अहम चेहरा बनकर उभरेंगे? क्या समाजवादी पार्टी जो है वो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी? इन तमाम मुद्दों को लेकर बात चल रही है और आने वाले वक्त में बात चलती रहेगी, क्योंकि 2022 का चुनाव ही तय करेगा कि 2024 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है या फिर आने वाले वक्त में वो विजय रथ थी वो कहीं ना कहीं हल्की होती है। मकुल भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर बात की जाए 2024 की या बात की जाए 2022 की, कहा यह जा रहा है कि 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो 2024 में सीधी सीधी हरी झंडी मिल जाती है। देखिए शाहनवाज, सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना है कि जो 1992 से और 2014 तक हमने देखा है कि 2014 के चुनाव में हम ये देख चुके थे कि जो बीजेपी की नीति थी या जो उसकी विचारधारा थी वो अपनी उस विचारधारा पर सक्सेसफुल हुआ था कि बीजेपी ने अब सबसे ज़्यादा अपने साथ जो हिंदू और मुस्लिम की और जो किसानों की एक चेन जुड़ी आ रही थी कि उस चेन को तोड़ने में सक्सेसफुल हो गए थे ये लोग, कि किसानों की चेन जुड़ी हुई थी कि किसान एक दूसरे से पशु का जो लेन देन किया करता था, चारे का लेन देन किया करता था। यहाँ इसमें जो है हिंदू और मुसलमान किसान आपस में जुड़े हुए थे और 2014 से पहले बीजेपी इसको तोड़ने में सक्सेसफुल हो चुकी थी और 2014 में बीजेपी ने अपनी सरकार भी बनाई थी। लेकिन किसान आंदोलन के बाद से अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जो किसान थे आपस में टूटे हुए, वे किसान एक जगह जुट चुके हैं। किसान से एक बात और याद आई कि आने वाले वक्त में बीते साल लॉकडाउन में हमने ये देखा था कि जितने भी प्रवासी मजदूर थे वो पैदल अपने घरों को जा रहे थे। क्या अभी भी वो यादें उनके दिलों में ताज़ा होंगी, जहन में वो यादें ताज़ा होंगी, उसको लेकर वो मतदान करेंगे या फिर वो चीज़ें भूलकर फिर हिंदू मुस्लिम या फिर शमशान या कब्रिस्तान के ऊपर मुद्दा आ जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि आने वाला ये जो चुनाव है 2022 का जो चुनाव है, 2024 का चुनाव है, ये सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि 2014 में मोदी जी को अगर सबसे ज़्यादा वोट दिया था भाजपा को, युवाओं ने वोट दिया था। लेकिन युवाओं के साथ हो क्या रहा है इस देश के अंदर? अभी आज ही हमने देखा परीक्षा रद्द हो गई है टीटी की। हम देख रहे हैं कि लेखपाल की अभी तक परीक्षा नोटिफिकेशन आ रहा है लेकिन युवा जो है रोजगार तक नहीं पहुंच रहे। नोटिफिकेशन आ जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा का क्या हुआ? फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा रद्द, वो अभी तक नोटिफिकेशन आया लेकिन परीक्षा नहीं हुई। युवाओं ने जो साथ दिया था, युवाओं को कहा गया था कि तुम लोगों को हम नौकरी देंगे, हर एक के खाते में 5 लाख का जो है 5 लाख मिलेंगे, 15 लाख रुपए मिलेंगे हर एक को। क्या हुआ? ये सब चुनावी जुमले बन के रह चुके हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये जो है चुनावी जुमले जो है, सरकार कोई भी आने वाली सरकार हो, अब हमारे देश का युवा इतना सक्षम हो चुका है कि वे किसी भी पार्टी के चुनावी जुमले में नहीं आने वाला है। चलिए, चुनावी जुमले में पार्टी के लोग आते हैं या फिर नहीं आते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो घोषणाएं हो रही हैं, जो पार्टियां घोषणा कर रही हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो हम क्या कुछ आपको प्रोवाइड करवाएंगे या हमारी सरकार आपको क्या कुछ देगी, उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। बात की जाए अगर आम आदमी पार्टी की, बात की जाए समाजवादी पार्टी की, उनका कहना है कि अगर सरकार बनती है तो हम इतने यूनिट फ्री कर देंगे, इतनी लाइट फ्री कर देंगे। क्या अब जनता इसकी तरफ रुख करेगी या फिर इसको भी नजरअंदाज करती रहेगी? क्या है, केजरीवाल जी हमेशा एक ही बात को लेते हैं कि फ्री का मुद्दा सबसे आगे कर देते हैं। दिल्ली में आए तो बस दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री, महिलाओं के लिए एक कार्ड खेलते हैं हमेशा वो फ्री का। लेकिन जैसे ही उन्होंने
यूपी में गए और उत्तराखंड में भी उन्होंने ये बोला कि हमारी सरकार बनती है तो हम बिजली फ्री कर देंगे, राशन फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, लेकिन फ्री से कुछ नहीं होगा। जब तक लोगों की जो समस्या, मूलभूत समस्या हैं वो नहीं सुनी जाएंगी तो फ्री से आप क्या करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यही है ना कि आप फ्री बांट देंगे, लेकिन उसका आएगा क्या जनता के पास? कब तक बांटेंगे आप? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद जनता को कहीं ना कहीं उस चीज़ को निकालना पड़ेगा ना। फ्री से जनता की ना आप नौकरी निकालोगे, जब वैकेंसी नहीं निकलेगी तो सरकार करेगी क्या, जनता करेगी क्या? यदि आप राशन भी फ्री दे दोगे, बिजली भी फ्री दे दोगे, तो इंसान यदि बाहर जाएगा जॉब के लिए, कहीं पे भी जाएगा, यदि फ्री के उसकी लाइट मिल रही है, पानी मिल रही है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो युवा करेगा क्या आज के टाइम पे? जिस तरह से दिल्ली के चुनाव की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने के बाद दोबारा फिर से सरकार बनाई, ये कहा जाए तिबारा सरकार बनाई है और उन्होंने जीता है, तो दिल्ली में तो वो लागू हो रहा है। दिल्ली में लाभ हो रहा है, उन्होंने कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों को बहुत अच्छे तक बनाया है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा करा है। आज दिल्ली के स्कूल देख सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो हैं बहुत अच्छे कर दिए उन्होंने। जब आप दूसरे प्रदेशों में स्कूल देखें और दिल्ली के स्कूल देखें तो बहुत अच्छे तक इंग्लिश मीडियम जो माध्यम प्राइवेट सेक्टर में मिलता था और वही दिल्ली में आज मिल चुका है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और यदि एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है, बहुत अच्छी बात है, युवाओं के लिए, आने वाले जो हमारे फ्यूचर में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इंग्लिश मीडियम में आगे ग्रोथ हो रही है। पर आज ये है कि आम आदमी पार्टी यूपी में इतना अपना नहीं कर पाएगी जितना उनकी उम्मीद है। पार्टी यूपी में कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या समाजवादी पार्टी ही एक मुख्य चेहरा बनकर आएगा, या फिर अलायंस होगा, ये तमाम बड़े सवाल हैं और आने वाले वक्त में जो है इनका जवाब भी मिलता नजर आएगा। लेकिन इस वक्त हमारे दोस्त जो हैं लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समझाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 2022 में आखिर क्या हो सकता है। आप बताएं 2022 का चुनाव किस रुख आप देखते नजर आ रहे हैं? सबसे पहली बात तो जो किसान आंदोलन चला है इतने दिन तक, कहीं ना कहीं चुनाव के आने टाइम में ये यहाँ पे वापस लिया जा रहा है बिल, साफ पता लग रहा है कि ये एक चुनावी स्टंट है। ये सबको पता है कि चुनावी स्टंट है। क्या पता अभी जो महंगाई, पेट्रोल थोड़े बहुत सस्ते हुए हैं वो चुनाव के बाद फिर से महंगे कर दिए जाए, तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन यूपी में देखा जा सकता है जैसे अखिलेश है, ओवैसी की एक नई एंट्री हो चुकी है जिसमें वो वोट काट सकते हैं, किसी भी पार्टी का वोट काट सकते हैं। अभी हमें किसी को नहीं पता कि वो किसके साथ जाने वाले हैं, तो सबसे बड़ा जो रोल रहेगा वो ओवैसी का रहेगा। और विपक्ष में अखिलेश सबसे बड़े दावेदार बनने वाले हैं। और रही बात किसकी सरकार बनेगी वो तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन बीजेपी है वो नीचे दिखाई दे रही है इस टाइम अभी के माहौल में देखा जाए तो। लेकिन अगर देखा जाए, अगर ओवैसी का जिक्र किया जाए तो ओवैसी हर एक उस चुनाव में मौजूद आते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती है। आपको लगता है क्या उत्तर प्रदेश में उनका असर होगा, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या उनका असर दिखाई देगा? आपको मैं ये बता दूं, जैसे ओवैसी बिहार में गए कहीं ना कहीं वो कुछ नहीं कर पाए। वो चाह रहे कि उनकी एक नेशनल पार्टी बन जाए, इसलिए वो हर राज्य में जाकर अपना योगदान दे रहे हैं। और जैसे वो बिहार में गए लेकिन उन्होंने लॉस किया किसी न किसी पार्टी का, वैसे ही वो यूपी में आए हैं, उत्तर प्रदेश में आए हैं। और आने वाले टाइम में देखा जा रहा है कि बीजेपी का भी लॉस हो सकता है विपक्ष में किसी का लॉस हो जाए, लेकिन वोट जरूर कटेगा। अच्छा, प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी मेहनत कर रही हैं, आपको लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ बेहतर करती दिखाई देगी? देखिए, प्रियंका गांधी की अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी कांग्रेस का एक बहुत ही बड़ा चेहरा है, बहुत ही प्रसिद्ध चेहरा है। तो ऐसे में जो प्रियंका गांधी अगर किसी भी पार्टी, किसी भी जगह जाकर वो अगर प्रचार करती है कि अपने पार्टी का, तो वो नजर आएगा, वो पार्टी आगे बढ़ती दिखाई देगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, प्रियंका गांधी भी इस बार सक्रिय भूमिका उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर वो निभाती हुई दिखाई दे रही हैं। और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव भी काफी सक्रिय भूमिका इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में ये तमाम पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी या अलग अलग चुनाव लड़ा जाएगा, इसके ऊपर भी चर्चाएं होती रहेंगी। क्योंकि 2019 लोकसभा का चुनाव हमने देखा है जहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मिलकर यानी कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, उसके बावजूद भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। क्या इसी रुख आगे भी 2022 का विधानसभा चुनाव होगा? और आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष एकजुट होगा और आगे बढ़ेगा? विपक्ष ने तो 2017 में भी साधने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं कर पाए। विपक्ष हमेशा घेरने की कोशिश करती है बीजेपी को। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी मुक्त भारत, अखिलेश यादव भी ये कहते हैं, कांग्रेस भी यही कहते हैं कि बीजेपी मुक्त भारत, लेकिन नहीं हो पाता है। विपक्ष कहीं ना कहीं टूट जाता है अंदर से ही, क्योंकि उनके अब सीएम का चेहरा कौन है विपक्ष के पास? यूपी में सीएम का चेहरा कांग्रेस के पास मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अभी अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी से, लेकिन अभी ओवैसी का आपने जिक्र किया ओवैसी का, लेकिन जो ओवैसी क्या करते हैं कि जैसे बोलते हैं कि मुस्लिम लोगों को लेकर चलते हैं, मुस्लिम समुदाय को लेकर चलते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय भी ओवैसी से खुश नहीं है, उनसे खुश नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ 2022 का जो रण है
वो इस बार बहुत मुश्किल होने वाला है। 2022 का जो रण है वो समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, आरएलडी, ओवैसी तमाम बड़ी पार्टियां हैं और तमाम बड़े लोग जो हैं जमीनी स्तर पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले वक्त में 2022 किस करवट बैठता है ये देखने वाला होगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया, नमस्कार।